हाँ तो देखो, जैसे ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ, ये किसका बना रहा हूँ, अगर कंफ्यूजन रही किसी को, मैं नॉर्मल व्हाइट लाइट का डायग्राम बना रहा हूँ। व्हाइट लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, जिसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट। ठीक है, ये रेड वाला मान लो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, जो रेड कलर से मैं ये बना रहा हूँ ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, और जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ ये मान लो ये मैग्नेटिक कंपोनेंट। और व्हाइट लाइट 3 डायमेंशनल लाइट होती है। जब इस लाइट को हम निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं, इस लाइट को एक निकोल प्रिज्म से पास करा देंगे, जब इसके हम पार निकालेंगे ना, तो कोई एक कंपोनेंट निकलेगा, या तो सिर्फ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट निकलेगा या फिर सिर्फ मैग्नेटिक कंपोनेंट निकलेगा। दोनों कंपोनेंट इसके पार नहीं निकलेंगे, एक कंपोनेंट जो है इसके अंदर ही रह जाएगा या अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, या दो कंपोनेंट्स को सेपरेट कर देगी, एक कंपोनेंट अलग डायरेक्शन में, एक अलग हो जाएगा। तो बेसिकली जो लाइट निकलेगी ना इसके पार, इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। ये सिंगल 2 डायमेंशनल प्लेन पे होती है। ठीक है, 3 डायमेंशनल की जगह 2 डायमेंशनल प्लेन पे होती है। अब इस लाइट का क्या यूज है वो समझो। तो ये लाइट जो है कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब करने में हेल्प करती है। अगर इसे एक कंपाउंड ले लें, हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई एक कंपाउंड ले लें, ये हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक कंपाउंड ले लिया। ठीक है, अगर इस लाइट को हम इस कंपाउंड से पास कराएंगे तो तीन चीजें हो सकती हैं। या तो लाइट सीधी निकल सकती है, अगर लाइट सीधी निकल गई, बिल्कुल रोटेट नहीं हुई, तो इसे हम कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। ऑप्टिकली कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यानी प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करता, इनएक्टिव। ठीक है, अगर इस कंपाउंड ने लाइट को रोटेट कर दिया, या तो ऊपर या नीचे, तो अगर ऊपर वाले को हम चाहें तो कह सकते हैं कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है, और नीचे वाले को बोल सकते हैं कि कंपाउंड लीवो रोटेटरी कंपाउंड है, या उल्टा भी बोल सकते हैं, ऊपर वाले को लीवो, नीचे वाले को डेक्स्ट्रो। ठीक है, तो अगर ऊपर या नीचे रोटेट किया, एक तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दो तरह के होते हैं, डेक्स्ट्रो या लीवो। अब कौन सा डेक्स्ट्रो होगा कौन सा लीवो होगा वो हमें पता नहीं है। नॉर्मली हम कहते हैं कि जिसने क्लॉकवाइज रोटेट किया वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जिसने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया लाइट को या लेफ्ट पे रोटेट किया वो लेवो रोटेटरी। ठीक है, तो फिलहाल ये कंपाउंड तो ऑप्टिकली इनएक्टिव था। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है या इनएक्टिव है वो कैसे पता चलता है हमें? वो हमें पता चलता है इससे कि कंपाउंड जो कार्बन एटम है, सेंट्रल कार्बन एटम है, उस पे 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, या इनको हम कायरल कंपाउंड्स भी बोलते हैं। कायरल चलो बाद में बताऊंगा, पहले ऑप्टिकली एक्टिव बता दें। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं द कंपाउंड्स that have at least one carbon atom with 4 different groups. This carbon is called the stereo center. इस कार्बन को क्या बोला जाता है? स्टीरियो सेंटर। क्या मतलब है इसका? देखो, अगर मैंने जो कंपाउंड अभी बनाया था CH3Cl, ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पे चारों ग्रुप अलग अलग नहीं लगे हुए। लेकिन अगर मैं कंपाउंड बनाऊं ये, यहाँ CH3 लगा दूं, यहाँ Cl, यहाँ H, यहाँ पे C2H5, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। यानी अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का मतलब क्या है कि अगर इससे प्लेन पोलराइज लाइट पास की जाएगी तो ये लाइट को रोटेट नहीं करेगा। ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसमें कार्बन एटम पे चारों ग्रुप जो लगे हुए हैं वो अलग अलग हैं। तो इससे अगर लाइट पास की जाएगी तो ये लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देगा। अब किस डायरेक्शन में करेगा वो हमें नहीं पता। ये डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, ये लीवो भी हो सकता है। ये हमें
कंपाउंड को देखकर नहीं पता चलेगा, इससे हमें लाइट पास करके देखनी पड़ेगी कि ये लाइट को राइट पे रोटेट कर रहा है या लेफ्ट पे रोटेट कर रहा है। बस हम कंपाउंड को देख के इतना बता सकते हैं कि हाँ ये लाइट को रोटेट जरूर करेगा। क्यों क्यों करेगा? क्योंकि इस पे जो 4 ग्रुप लगे हुए हैं, ये 4 ग्रुप जो कार्बन एटम पे लगे हुए हैं वो चारों अलग अलग, एक CH3 है, एक H है, एक C2H5 है, एक Cl है। तो 4 ग्रुप अलग होने से हमें बस इतना पता चल जाता है कि ये लाइट को रोटेट जरूर करेगा। किधर करेगा, लेफ्ट या राइट, वो हमें नहीं पता। ठीक है, वो हमें एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करके पता चलेगा। ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इससे अगर लाइट पास कराओगे तो लाइट ये बिल्कुल रोटेट नहीं करेगा, इसे कहते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो फिलहाल जो मैंने यहाँ पे कंपाउंड लिया था, ठीक है, ये लाइट को रोटेट नहीं करता। तो इसका इन्वर्जन तो हो गया कॉन्फ़िगरेशन का, यहाँ पर जाने से इसकी कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट तो हो गई, लेकिन इन्वर्ट होने से इसके लाइट रोटेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये लाइट को रोटेट करेगा ही नहीं। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर कोई ऐसा कंपाउंड लिया होता जिसपे चारों ग्रुप अलग अलग होते, ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा कंपाउंड लिया होता जिसपे चारों ग्रुप अलग अलग होते, तो अगर मान लो वो पहले डेक्स्ट्रो होता तो रिएक्शन के बाद लीवो हो जाता, अगर पहले लीवो होता तो रिएक्शन के बाद डेक्स्ट्रो हो जाता। सही है? तो कंपाउंड की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज कर देता है SN2 रिएक्शन। फिलहाल जो मैंने कंपाउंड लिया है उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है, उस पे चारों ग्रुप अलग अलग नहीं लगे हुए। लेकिन अगर चारों ग्रुप अलग लगे होते तो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज हो जाती, डेक्स्ट्रो से लीवो हो जाता, और अगर लीवो होता तो डेक्स्ट्रो हो जाता। तो ये था SN2 रिएक्शन। SN2 एक बार फिर से बता देता हूँ क्या होता है SN2 रिएक्शन के अंदर। सबसे पहले इसे SN2 कहते क्यों है? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बोथ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है। उसके लिए मैंने यहाँ पे इक्वेशन भी लिख दी है, हालांकि ये इक्वेशन आपको नहीं लिखनी होगी, बट स्टिल टू मेक इट रिलेटेबल विद द केमिकल काइनेटिक्स मैंने यहाँ इक्वेशन लिख दी है। दोनों की पावर 1 1 आएगी, कुछ मत लगाओ या 1 1 लिख दो पावर। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इस पे भी डिपेंड करता है और इस पे भी डिपेंड करता है। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, OH की कॉन्सेंट्रेशन पे भी और CH3Cl की कॉन्सेंट्रेशन पे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो सबसे पहले इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? बाई मॉलिक्यूलर, SN2 इसीलिए बोलते हैं। दूसरी चीज, रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है और रिएक्शन के अंदर द रिमूवल ऑफ हैलाइड, ये देखो हैलाइड का रिमूवल और OH का ज्वाइनिंग, ये हैलाइड का रिमूवल हो रहा है यहाँ से और ये OH का ज्वाइनिंग हो रहा है यहाँ पे, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होती हैं। ठीक है, और जैसे ये प्रोसेस प्रोसीड करता है, कैसे प्रोसीड करता है, इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन होती है कार्बन एटम की, जिस कार्बन एटम पे अटैक हो रहा है उसकी कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाती है। तो अगर ये ऐसे था बेंट, तो अब ये ऐसे बेंड हो जाएगा, उल्टी डायरेक्शन में बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन एटम अंडर अटैक गेट्स इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये 3 चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है याद करने वाली। ठीक है, डेक्स्ट्रोलीवो फिर मैंने अलग से आपको बता दिया कि ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं। ये हालांकि हमारे SN1 मैकेनिज्म में आएगा काम, तो मैं इसे दोबारा से रिवाइज करा दूं। अच्छा, अब इस चीज को ना थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि इसकी सिर्फ जरूरत हमें बाद में पड़ेगी। हाँ, तो नेक्स्ट इसी के अंदर हम देखेंगे टॉपिक रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। तो कौन से अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन में ज्यादा रिएक्टिव होंगे, कौन से कम रिएक्टिव होंगे? तो आप ये देख रहे हो कि जो OH माइनस है बेसिकली वो अप्रोच कर रहा है न्यूक्लियोफाइल को ऑपोजिट साइड्स, इसको अल्काइल हैलाइड को अप्रोच कर रहा है ऑपोजिट साइड्स। तो अगर ये जो H ग्रुप इसके ऊपर लगे हुए हैं, दीज H ग्रुप्स, अगर ये H ग्रुप साइज में H ग्रुप की जगह कोई बड़ा ग्रुप आ जाए, CH3 आ जाए, यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह CH3 आ जाए, बड़े ग्रुप्स आ जाए, तो H OH माइनस अटैक करने में हिंड्रेंस होगी, उसके स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, उस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वो अटैक कर नहीं पाएगा। तो प्रेजेंस ऑफ बल्की सब्स्टिट्यूएंट्स यानी बल्की लार्ज ग्रुप्स इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन विल हिंडर द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो हम इसमें ये लिख सकते हैं, सिंस the reaction involves approach
of nucleophiles to the carbon atom presence of bulky substituents on this carbon will hinder the approach of nucleophile. Hinder the approach of nucleophiles. ठीक है? Therefore, tertiary alkyl halides are least reactive in SN2 reactions. तो टर्शियरी अल्काइल हाइड्स में क्योंकि 3 अल्काइल ग्रुप्स आ जाएंगे, इस वजह से वो लीस्ट रिएक्टिव होंगे। तो अगर सिर्फ मिथाइल हैलाइड है, CH3X है, तो ये मोस्ट रिएक्टिव होगा, ठीक है, मैक्सिमम रिएक्टिविटी होगी। लेकिन इस CH3 में से एक H हटाकर यहाँ से C में से ये 2 तो H ही रहने दिए तुमने, ये 2 तो यहाँ पे H ही रहने दिए, और एक जो है बड़ा ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा दिया। तो ये CH3 ग्रुप का बड़ा साइज होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच में हिंड्रेंस होगी। तो न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच में हिंड्रेंस होगी तो उसकी वजह से रिएक्टिविटी घट जाएगी। अगर तुमने 2 अल्काइल ग्रुप लगा दिए, यहाँ पर हाइड्रोजन एक ही रहने दिया यहाँ, और यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप लगा दिए, 2 मिथाइल लगा दिए, मान लो H, ये एक CH3 हो गया और एक ये CH3 हो गया। तो ये 2 लार्ज ग्रुप होने की वजह से रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी। और अगर 3 लार्ज ग्रुप हो गए, 3 मिथाइल ग्रुप लगा दिए इस पे, 3 CH3 लगा दिए, तो ये तीनों लार्ज ग्रुप जो हैं वो न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच को और ज्यादा हिंडर करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो रिएक्टिविटी और भी कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप ये लार्ज ग्रुप्स बढ़ाते जाओगे, मिथाइल ग्रुप्स या कोई भी अल्काइल ग्रुप, मिथाइल की जगह इथाइल लगाओगे तो और ज्यादा हिंड्रेंस कॉज होगी। जितना बड़ा ग्रुप लगाओगे और जितना क्लोज लगाओगे इस कार्बन एटम के, उतनी ही ज्यादा हिंड्रेंस कॉज करेगा और उतनी ही रिएक्टिविटी घटाएगा। सो दैट इज व्हाई मिथाइल हैलाइड इज मोस्ट रिएक्टिव। इसको बोलेंगे मिथाइल हैलाइड, ये मोस्ट रिएक्टिव है। प्राइमरी उससे कम है, सेकेंडरी उससे कम है, और टर्शरी हैलाइड सबसे कम है। ठीक है, तो ये SN2 रिएक्शन कंप्लीट हो गया। SN2 के अंदर आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। ये जो बीच में स्क्वायर ब्रैकेट में बनाया ना, इसे टेम्पररी इंटरमीडिएट बोलते हैं। अगर ये पता हो, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है टेम्पररी इंटरमीडिएट। ठीक है, ये जो ट्रांजिशन फेज होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये मॉलिक्यूल इस फेज से ट्रांजिशन कर रहा है। तो इसको 2 स्टेप मत समझ लेना, क्योंकि ये 2 यहाँ पर मैंने एक पहले ये बनाया और फिर इससे ये बना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2 स्टेप्स है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, क्योंकि इंटरमीडिएट जो है ये ट्रांजिशन फेज में। ठीक है, और रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड सबसे कम रिएक्टिव है, क्योंकि उनके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा होती है, और मिथाइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि उसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, SN1 रिएक्शन जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज बस इतना ही हो।